आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा देश में नहीं विदेशों में बज रहा है भारत का डंका। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विवादित बयान पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, कहा हिंदू मुस्लिम उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों में मत बांटो। रिजिजू ने कहा था उत्तर भारतीयों को कानून तोड़ने में आता है मजा। पीड़ित दलित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने आज फरीदाबाद जाएंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। सरकार ने कल मामले की सीबीआई जांच के दिए थे आदेश। दिल्ली में पहला कार फ्री डे आज दोपहर 12 बजे तक नहीं चलेंगी कारें। लाल किले से इंडिया गेट तक निकाली गई साइकिल रैली। चेन्नई में साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच चौथा वनडे आज दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। अफ्रीका सीरीज में 2-1 से है आगे। और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है विजयदशमी। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। नमस्कार, जेके न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाजा। सीधे रुख करेंगे नागपुर, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विजयदशमी के मौके पर संबोधित कर रहे हैं। वो हमारी परम पवित्र अखंड मातृभूमि, उसका भूगोल बदलता है, नक्शे पर रेखाएं खिंच जाती है, देशों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन एक ऐसी भूमि है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के दोनों पहले बाहुओं में पश्चिम से पूरब तक सागर को भूमि से मिलाते हैं। उसके बीच की सारी भूमि ये हमारी मातृभूमि है। सुजल सुफल मलयज शीतल। उस प्राचीन समय में सब प्रकार से आक्रमणों से सुरक्षित कोई आता नहीं था। अंदर समृद्धि थी, जनसंख्या उस समय की कम रही होगी। उसने हमको सिखाई शांति, उसने हमको सिखाया सत्य, उसने हमको सिखाई अहिंसा। उस मातृभूमि ने माता के समान हमारा पोषण भी किया, माता के समान हमको संस्कार भी दिए। उस मातृभूमि की अव्यभिचारी भक्ति। इन 3 सूत्रों के आधार पर हमारा देश एक है, एक रहा है, एक रहेगा। इन 3 सूत्रों के आधार पर जो विचारों की प्रवाह का सृजन होता है, उसी को हम कहते हैं हिंदुत्व। उस हिंदुत्व के आधार पर इस देश को संगठित करने का काम संघ 90 वर्षों से कर रहा है। सब प्रकार की परीक्षा देके आगे बढ़ा है। सब प्रकार के अग्निदिव्यों से पार होकर उसके स्वयंसेवक प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, किसी भी प्रकार से कीर्ति पद मान प्रतिष्ठा की आकांक्षा मन में न रखते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे। और इसलिए आज समाज के सारे विश्वास का, प्रेम का आधार वो संघ बना है। वो संघ सोचता है कि इन 3 सूत्रों के आधार पर यह समाज एक हो सकता है। इन 3 सूत्रों के आधार पर ही यह समाज इस देश का समाज कहलाता है। इन 3 सूत्रों के आधार पर चलने वाले हर व्यक्ति को हम उस समाज का घटक मानते हैं। हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वज और ये हिंदू भूमि, इसके आधार पर चलने वाला ये हिंदू समाज है, वो इन सब का वाहक है। उसका संरक्षण, उसकी सर्वांगीण उन्नति, उसके लिए हम काम करते हैं। और इसलिए आज अपने देश में और दुनिया में भी एक विश्वास हमने इस कार्य से अर्जित किया। लेकिन जैसे केवल नेताओं से, केवल सरकार से देश की उन्नति नहीं हो सकती, पूरे समाज को सहभागी होना पड़ता है, वैसे एक संगठन भी अकेला नहीं कर सकता। पूरे समाज को, हम सबको जोड़ने वाले इन 3 सूत्रों से अनुप्राणित होना पड़ेगा। शक्ति के साथ शील की दीक्षा लेनी पड़ेगी, ज्ञान की उपासना करनी पड़ेगी और मन से सारे स्वार्थ और भेदों को तिलांजलि देते हुए देश को बड़ा बनाने का उद्यम करना पड़ेगा और उद्यम करने वालों पर नजर रखने का भी काम करना पड़ेगा।
इस संगठित शक्ति को उत्पन्न करने का संघ का काम है। वो संघ का काम है इसलिए नहीं, यही एक काम है जिससे कुछ होगा, यही पथ है और इसलिए करने का यही कार्य है। और इसलिए आज के इस विजयादशमी उत्सव के प्रसंग पर पुनः एक बार मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि संघ के दर्शक बने मत रहिए, संघ के प्रत्यक्ष सहयोगी कार्यकर्ता बनिए। संघ के इन संस्कारों को संघ स्थान पर आकर प्राप्त कीजिए। माता भगिनियों को लिए राष्ट्र सेविका समिति ऐसा ही काम करती है, वहां उनको संस्कारों की प्राप्ति हो सकती है। और फिर अपने जीवन में जैसे रोज अपने लिए समय और कमाई रखते हैं, रोज अपने परिवार के लिए समय देते हैं, कमाई रखते हैं, वैसे रोज अपने लिए समाज का करने का, बिना किसी लाभ के निस्वार्थ बुद्धि से प्रामाणिकता से करने का एक काम चुन लीजिए। उसमें अपना समय और अपनी कमाई लगाइए। संघ के स्वयंसेवक बनकर, योग्य बनकर समाज के उत्कर्ष में लग जाइए। आप बता दें कि नागपुर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाए थे, जहां पर आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दशहरे के मौके पर संबोधित कर रहे थे। उनका कहना है कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपरागत रैली यहाँ पर की गई। उसमें मोहन भागवत ने कहा है कि मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, साथ ही कहा कि भारत की चर्चा न सिर्फ देश में हो रही है बल्कि विदेशों में भी इनकी चर्चा हो रही है। आज हरियाणा के सीएम फरीदाबाद में पीड़ित दलित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सुनपेड़ गांव जाएंगे। कल तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सीएम का दौरा रद्द कर दिया गया था। बुधवार दिन भर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। पीड़ितों के परिवार और स्थानीय लोगों ने शवों के साथ एनएच 2 पर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि बड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग से लोगों को हटाने में कामयाब हुई। लोग दलित परिवार को जलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बढ़ते दबाव के बीच हरियाणा सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि मंगलवार को फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में दलित परिवार के 2 बच्चों को जला देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है और इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई के लिए सरकार पर भारी दबाव है। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता ताबिश कमाल जुड़ चुके हैं। ताबिश, जिस तरीके से फरीदाबाद के मामले को देखा जाए, जिस तरीके से यहाँ पर दलित परिवार को आग के हवाले किया गया, 2 मासूम बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए, काफी संगीन ये मामला है जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर मुलाकात करने पहुंच रहे हैं और आज अगर देखा जाए तो यहाँ पर हरियाणा के सीएम खट्टर भी यहाँ पर इस परिवार से मिलने पहुंचेंगे। क्या वाकई लोगों को इस परिवार से सहानुभूति है? क्या वाकई इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी या सिर्फ फिर राजनीति की जा रही है? बिल्कुल शहनाज, देखिए 2 बच्चे तो अपनी जान गंवा बैठे हैं। वैसे में लगातार राजनीति हो रही है। मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, वैसे वो कल वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन ज़्यादा विरोध प्रदर्शन की वजह से प्रोटोकॉल देखते हुए उनका दौरा रद्द करना पड़ा। ऐसे में ये बात साफ है कि अगर पहले से कुछ दलित परिवारों की सूझ इस सरकार को होती तो शायद आज वो बच्चे जिंदा होते, क्योंकि लगातार इस परिवार ने गुहार लगाई थी। लगातार पुलिस प्रशासन को बता रहे थे कि इनको जान से मारने की धमकी मिल रही है और इनको कहा जा रहा है कि गाँव छोड़ दिया जाए। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की यहाँ पर निष्क्रियता साफ दिखाई देती है। 7 पुलिस वालों की उनकी सुरक्षा में लगाया गया था। ये सिर्फ एक ऐसा परिवार, दलित परिवार था जो उस गांव के अंदर था। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा में दलित परिवारों के लिए इस तरह की सुरक्षा ये सरकार मुहैया कराने वाली है? दूसरी तरफ जहां मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, वो आज यहां पर पहुंचने वाले हैं। सीबीआई जांच की मांग की बात करी गई थी, तो सीबीआई जांच की आदेश दे दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये जांच होती है और कितनी ये जांच पक्ष में इस परिवार के आती है। लगातार ये लोग जांच की बात की जा रही, सीबीआई जांच की बात के आदेश यहां पर दे दिए गए, लेकिन जिस तरीके से यहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरीके से यहां पर स्थिति तनावपूर्ण थी, उसके बाद जाके कहीं ये स्टेप उठाया गया कि उन्हें सीबीआई जांच की इजाजत दी गई। उससे पहले जिस तरीके से ये पूरा मामला चला आ रहा था, 1 साल पुराना ये मामला है, उस वक्त सरकार कहां थी? सरकार पहले कदम उठाती, पहले अगर जांच कराई जाती, भले ही सीबीआई जांच नहीं होती, सरकार अपने स्तर की एक जांच कराती, तो हो सकता था कि जो ये मामला इस वक्त निकल कर आया है, जो इस वक्त पूरे विश्व इस मामले पर अपनी निगाहें टिकाए हुए है कि हिंदुस्तान के अंदर एक दलित परिवार के साथ ऐसा हुआ कि 2 छोटे मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया गया। ऐसे में किस तरह से दलित हिंदुस्तान में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, ये बड़ा सवाल है। लगातार दलितों पर देखिए हमले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो हरियाणा का मामला हो, बिहार का हो, झारखंड का हो या उत्तर प्रदेश का हो। ऐसे में अब
बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठकर जो आया है वो दलितों की सुरक्षा का मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई है तब से लगातार दलितों का शोषण बढ़ता जा रहा है। ये छूते नहीं है कि इससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही हैं और हरियाणा में कांग्रेस की सरकारों में दलितों के साथ ऐसा होता रहा है। तो सिर्फ राजनीति होती है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार बीजेपी की हो, सिर्फ हवाई बातें की जाती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दलितों की सुरक्षा कौन देगा। दलित जो परिवार हैं अपने आप को अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त दलित अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो रिपोर्ट आती है उसमें दलितों को पीछे बिल्कुल। और कल जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी हरियाणा पहुंचे और यहाँ पर फरीदाबाद पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सीधे तौर पर कहा कि इस पूरी घटना के लिए सीएम खट्टर जिम्मेदार हैं। उनका ये वक्तव्य यहाँ पर सामने आया था। आखिर इसको लेकर अब क्या कहेंगे सीएम? सीएम लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो 2 बच्चे गए हैं उनकी मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन 2 बच्चों की मौत नहीं होती अगर सीएम थोड़ा सा पहले ही इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते कि आखिर दलित परिवार बार बार क्यों गुहार लगा रहा है अपनी सुरक्षा की, बार बार क्यों आखिर ये बात कही जा रही है कि उनकी जान को खतरा है। और यही बात हुई कि जिस तरह की बात दलित परिवार की तरफ से कही जा रही थी और वैसे ही देखने को मिला। ऐसे में अब सीएम अगर ये बात कहते हैं कि राजनीति ना की जाए या राहुल गांधी कहते हैं तो ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। राजनीति की जा रही है पूरे मुद्दे पर, दलितों को लेकर के राजनीति हो रही है। ऐसे में दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कल देर शाम तक ये लोग नेशनल हाईवे जाम करे रहे और दोनों शव जो मौजूद थे बच्चों के उनके साथ थे और नेशनल हाईवे पर रखकर उन्होंने ये मांग की कि हमें सीबीआई की जांच मांग करानी है। सीबीआई जांच चाहते थे ये लोग, उसकी मांग लगातार ये कर रहे थे। ऐसे में अगर जब इन बच्चों की मौत हुई थी उससे पहले ही सरकार को सीबीआई के जांच आदेश दे देने चाहिए थे, जबकि इनकी मांग यानी न्याय की मांग मानने के बाद सीबीआई जांच के आदेश होते हैं। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सीबीआई जांच के आदेश उस वक्त क्यों दिए जाते हैं जब दलित परिवार इसकी मांग करता है, इससे पहले क्यों नहीं दिए जाते, क्यों इस पर राजनीति हो रही है? बड़ा सवाल यह है कि चलिए सीबीआई जांच के आदेश यहां पर जारी कर दिए गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है जो इस दलित परिवार की सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में तैनात थे, उनके रहते बावजूद ये पूरी घटना घटकर सामने आई। कर्मी इस परिवार की सुरक्षा में तैनात किए गए थे, उन 7 को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई के आदेश कर दिए हैं मुख्यमंत्री ने। दूसरी तरफ पहले से ही 9 लोग उसमें हिरासत में थे, बाकी 3 लोगों को कल हिरासत में लिया गया है और पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो इस घटना में आरोपी हैं उन सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। इस पूरी घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, इसलिए पुलिस को दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन कोशिश ये है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर और कौन लोग थे जिन लोगों ने ये घृणित घटना को अंजाम दिया है। तो ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर ये होगा कि उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करना और उनको सजा देना। 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। अब सीबीआई के पास पूरा मामला दे दिया गया है, अब सीबीआई की जांच होनी है और उम्मीद यही होगी कि सीबीआई अगर जांच करेगी तो निष्पक्ष जांच आएगी और ऐसे में दलित परिवार के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि सीबीआई अगर जांच करती है तो उसका सीधा जैसा कि आपने खुद बताया कि जिस तरीके से लगातार दलितों पर हमला हो रहा है, चाहे बिहार का मामला ले चाहे फरीदाबाद का मामला ले, यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर दलित सुरक्षित कहां है? तो की अगर बात की जाए तो दलित पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उससे पिछले ही महीने की घटना थी जब उत्तर प्रदेश के दनकौर के नोएडा में एक मामला सामने निकल कर आया था। दलितों को निर्वस्त्र करके वहां पर पीटा गया था, पुलिस ने वहां उनको मारा था। भले ही पुलिस ये कहती रही हो कि इन लोगों ने अपने कपड़े खुद उतार लिए हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर खुद अपने कपड़े कौन उतारेगा। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है और उसके कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर दूसरा मामला निकल कर आता है हरियाणा का, जहाँ पर एक दलित परिवार के 2 बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है। तो ये 2 मामले इसी महीने के 2 बड़े मामले हैं। ऐसे में दोनों ही परिवार दलित हैं। तो दलितों के साथ जिस तरह की ये मामला, जिस तरह की ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उससे ये नहीं लगता कि दलित शायद हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित है। और जो ओछी मानसिकता के लोग हैं, जो दलितों को अभी भी अपने से गिरा हुआ समझते हैं, वो लोग लगातार दलितों पर इस तरह के हमले बोल रहे हैं। यही वजह है कि लगातार दलित कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए, उनका जो अधिकार है उसको बढ़ाया जाए। और इसको लेकर के लगातार आपको बताना चाहूँगा, भदोई गाँव की एक घटना है, हरियाणा का ही गाँव है, जहाँ पर पिछले वर्ष जो घटना घटी थी उसके परिवार के लोग आज तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए। मिर्चीपुर गाँव जो हरियाणा का गाँव है, वहां के लोग लगातार न्याय की गुहार कर रहे हैं। दलित गांव है, वहां पर एक विकलांग बच्ची को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। तो ऐसे में नहीं लगता कि हरियाणा में ज्यादा सुरक्षित है दलित परिवार, और यही वजह है कि लगातार दलितों की कोशिश ये रही है कि उनको इंसाफ मिले। और वाकई जिस तरीके से तमाम राजनेता इस क्षेत्र में जा रहे हैं, इस पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, वाकई उन्हें इस पूरी घटना को लेकर जो है सांत्वना देने की कोशिश की जा रही है, वाकई इस पूरी घटना को लेकर उन्हें दुख हो रहा है, या फिर इस पूरे मामले को यह देखा जाए कि इस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस वक्त इस पूरे मुद्दे को हर राजनीतिक पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही है?
देखिए, ऐसा नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल दलित परिवार से हमदर्दी रखता हो। सिर्फ वहां पर पहुंचकर राजनीति जरूर करते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष हो रहा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर रहे हैं, उधर दूसरे नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि सिर्फ राजनीति हो रही है और बिहार का जो विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए सभी पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और दलितों के साथ अपनी हमदर्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह यही है कि बिहार के अंदर एक बड़ा मैंडेट दलितों के पास है। ऐसे में बिहार का वो मैंडेट हर पार्टी अपनी तरफ खींचना चाहती है। वजह यही है, देखिए सीधा नुकसान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी होगा। इस तरह से दलितों के साथ घटनाएं घटना, इसका सीधा नुकसान बिहार में भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, क्योंकि दलित इस वक्त एक नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर ये मुद्दा उठाया जाता है कि लगातार दलितों के साथ इस तरह की अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव पर इसका जरूर असर पड़ेगा। शहनाज, बिल्कुल ताबिश, और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से लगातार इन मामलों में एक के बाद एक इजाफा हो रहा है, चाहे आप बिहार का मामला ले दलितों के साथ या फिर फरीदाबाद में जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, या फिर अगर दादरी कांड की बात की जाए, वहां भले किसी दलित पर हमला नहीं हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई उस वक्त अब ये देखने को लग रहा है कि अगर माहौल देखा जाए भारत का तो वो यहाँ पर बिल्कुल सांप्रदायिकता फैलाती हुई नजर आ रही है। हर माहौल में कहीं ना कहीं तरह के मामले सामने आ रहे हैं और सरकार यहाँ पर इन पर काबू करने में बिल्कुल भी नाकारी साबित हो रही है। बिल्कुल शहनाज, देखिए जिस तरह से इस वक्त माहौल है भारत का, अगर बात की जाए पूरे हिंदुस्तान की, चाहे दादरी की घटना की बात की जाए, धनकौर की घटना की बात की जाए, इस वक्त हरियाणा की घटना की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो माहौल है वो असुरक्षित सा हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, जो लगातार सरकार के दावे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दावे थे, उनकी रैलियों में जो दावे किए जाते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आखिर वो अच्छे दिन कब और कहां आने वाले हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, दलितों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, बीफ का मुद्दा इन्हीं दिनों में गरमाया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी ज़बरदस्त जो मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं, आखिर इस वक्त क्यों निकल कर आ रहे हैं। देखिए जब चुनाव होने वाला होता है देश के अंदर, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, तो चुनाव के वक्त इस तरह के मुद्दे निकल कर आना एक सामान्य सी बात है, लेकिन मुद्दों की बात होती है और मुद्दे इस वक्त ज़्यादा गरमाए हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पूरा ही माहौल इस वक्त राजनीतिक हो चुका है, भले ही चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ इनसे किनारा करती नजर आ रही हूँ। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो दलित नेता हैं वो इस वक्त खामोशी बनाए हुए हैं। काफ़ी जो लीडर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े दलित नेता हैं, उनसे बात करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कुछ भी कहने से इस वक्त बच रहे हैं, क्योंकि पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा के अंदर और इस तरह की घटना हरियाणा में हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की घटना हुई थी तो काफ़ी हंगामा मचाया गया था। तो आखिर अगर वहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार होती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो बड़ा सवाल उठता है कि जब चुनाव होने वाले होते हैं तो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा नुकसान आम जनता का होता है। शहनाज, बिल्कुल, और ताबिश बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से अब यहाँ पर लोग सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या जो ये परिवार अपनों को खो चुका है और जिस तरीके से 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है, क्या वो सारी घटनाएं खत्म हो जाएंगी, या फिर यहाँ पर सीएम खट्टर जिस तरीके से आज मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या वो यहाँ पर लोगों को आश्वस्त कर पाएंगे कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो। देखिए लगातार सीएम तो यही बात कह रहे हैं कि अब मेरी जिम्मेदारी है, पूरा प्रांत की जिम्मेदारी मेरी है और वो पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। उनकी कोशिश रहेगी कि पूरी तरह से दलितों को हरियाणा में सुरक्षित किया जाए, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, ऐसा नहीं लगता है कि पूरी तरह से दलित वहाँ पर सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, क्योंकि एक परिवार को जिंदा जलाने की घटना ये हरियाणा के अंदर पहले नहीं है। इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में भी इस तरह के मामले सामने निकल कर आ चुके हैं। तो ये नहीं कहा जाता कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हुआ है, वहाँ पर एनडीए की सरकार में ऐसा हुआ है, बल्कि कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा हुआ है। हुड्डा की सरकार थी, उस वक्त भी दलित परिवार को वहाँ पर जलाने की घटना सामने आई थी, जिसमें पूरा देश में माहौल गर्मा गया था। तो हरियाणा के अंदर दलित कभी सुरक्षित नहीं रहा है और यही वजह है कि हरियाणा में लगातार दलित अपनी सुरक्षा को लेकर के लगातार कभी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं तो कभी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं। ऐसे में सिर्फ राजनीति जरूर होती है, लेकिन दलित इस वक्त हरियाणा में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। शहनाज, बिल्कुल, और अब आज ताबिश जिस तरीके से कल यहाँ पर सीएम खट्टर का दौरा था, लेकिन जिस तरीके से स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण थी और उसको काबू करने में लिए काफ़ी मशक्कत यहाँ पर पुलिस को करनी पड़ी, जिस तरीके से यहाँ पर चक्का जाम किया गया NH2 पर और जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही है पीड़ित परिवार की तरफ से और तमाम दलित परिवार की तरफ से कि इस पर जो है कार्रवाई की जाए। काफ़ी दबाव के बाद इस पर कार्रवाई की बात कही गई। देखा जाता है ताबिश, इस तरह के जब भी मामले आते हैं तो यहाँ पर सरकार अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाती। जब काफ़ी दबाव बनता है, स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण हो जाती है, उसके बाद ही यहां पर किस तरह के स्टेप उठाए जाते हैं। आखिर क्यों इतनी यहां पर लापरवाही, क्यों न्याय को लेकर?
शहनाज, इस वक्त पूरे देश का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। पूरा देश इस दलित परिवार के पक्ष में खड़ा हुआ है। तो ऐसे में खुद कल सीएम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा पहुंचने वाले थे, लेकिन देखते हुए क्योंकि वहां की स्थिति तनावपूर्ण थी, ऐसे में वहां उनका दौरा करना ठीक नहीं था। उससे पहले लगातार राजनीतिक दल वहां पहुंचे और बयानबाजी की, उससे तनाव और बढ़ गया था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना ठीक नहीं था, उससे बवाल की स्थिति पैदा हो जाती। इसलिए उनका प्रोटोकॉल को देखते हुए उनका दौरा रद्द करना पड़ा, क्योंकि स्थिति वहां की ऐसी नहीं थी कि मुख्यमंत्री उस परिवार को वहां पर उनके साथ हमदर्दी जताने पहुंचते। आज मुख्यमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल अब यह है कि मुख्यमंत्री आज वहां पहुंच रहे हैं तो आखिर क्या जो तनाव की स्थिति कल थी वो नहीं होगी? क्योंकि कल बच्चों को लेकर के नेशनल हाईवे जाम किया था। जो बच्चे जिनकी दो बच्चों की मौत हो गई है, नेशनल हाईवे जाम किया गया था, उनके शव को सड़क पर रखा और न्याय की गुहार लगाई गई थी। उनकी मांग थी कि सीबीआई जांच की जाए। और जिस वक्त उन्होंने नेशनल हाईवे जाम किया और पूरा दलित परिवार नेशनल हाईवे पर बैठ गया जाम पर, तो ऐसे में सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं। उससे पहले सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए जाते। लेकिन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वहां पहुंच रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और इस तरह की कार्रवाई जो मांग कर रहा है परिवार, उनको पूरी तरह से उनको न्याय की उम्मीद है कि मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और उनके साथ न्याय होगा और मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ बिल्कुल ताबिश उम्मीद की जाएगी कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर रोकथाम लगाई जाएगी। और सीएम खट्टर आज यहाँ मुलाकात करने पहुंचे पीड़ित परिवार से, कहीं ना कहीं कुछ आश्वासन मिलेगा और यह हो सकता है कि कोई एक कड़ा कदम उठाया जाए। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे और बात करेंगे दिल्ली में दशहरे पर न सिर्फ रावण दहन होगा, बल्कि दिल्ली सरकार ने जाम और प्रदूषण के रावण को भी मारने की तैयारी हो रही है। आज दिल्ली में कार फ्री डे मनाया जा रहा है। लोगों को सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के प्रति प्रेरित करने के लिए दिल्ली में पहली बार कार फ्री डे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कैबिनेट के अन्य मंत्री भाग लेंगे। कार फ्री डे की परिकल्पना परिवहन मंत्री गोपाल राय ने की है। लाल किला से भगवान दास रोड तक इसका आयोजन किया गया। राय ने बताया कि अभियान के तहत सरकार अब हर महीने 22 तारीख को इस तरह का आयोजन करती रहेगी। पीएम मोदी के एक और मंत्री ने बयान देकर विवादित बयान दिया है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि दिल्ली के पूर्व एलजी के बयान से सहमत हैं कि उत्तर भारतीयों को नियम तोड़ने में मजा आता है। एक कार्यक्रम के दौरान बुधवार को रिजिजू ने यह भी विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल तेजिंदर खन्ना के बयान से वो इत्तेफाक रखते हैं। रिजिजू ने कहा कि तब उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत के लोगों को नियम तोड़ने में मजा आता है। हालांकि शाम होते होते उन्हें इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन मेरा मानना है कि उनकी बात सही थी। यही नहीं, रिजिजू ने कहा है कि यहाँ के लोग एक पुलिस अधिकारी को धमकाना दिलेरी समझते हैं। इसका मतलब है पूरे समाज को बदलने की जरूरत है। हर बात के लिए पुलिस को दोष देना ठीक नहीं। पुलिसकर्मियों के पक्ष में उन्होंने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि पुलिस बहुत रूखा व्यवहार करती है। पुलिस तभी बेरुखी से पेश आती है जब कोई नागरिक अनुशासनहीनता करता है। उन्होंने कहा कि यहाँ एक आम कहावत है कि डंडा जब तक नहीं पड़ेगा लोग सुधरते ही नहीं हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश के विभिन्न हिस्सों में दालों की बढ़ती कीमतों और दलहन की स्थिति के मद्देनजर अंतर मंत्रालय समूह की बैठक ली। वित्त मंत्री ने जानकारी दी है कि 5000 टन आयातित दालें आ चुकी हैं और उनका वितरण किया जा रहा है। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि 2 से 3 दिनों में दालों की कीमतों में कमी आएगी। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी स्टोरों पर दाल 120 रुपए किलो के भाव बेची जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जमाखोरों पर छापेमारी के दौरान 36,000 टन दाल बरामद की गई है। छापेमारी अब भी जारी है। साथ ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि दालों की कीमतों में नरमी लाने के लिए जमाखोरों से बरामद दाल एवं आयातित दाल की बिक्री की जाएगी। भारतीय रेल मंत्री का जीरो एक्सीडेंट का सपना साकार करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने अत्याधुनिक सेफ्टी तकनीक अपनाने का मन बना लिया है। इसके लिए देश भर में घूम रही हजारों ट्रेनों में ऑन बोर्ड सेफ्टी डिवाइस लगाने का रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है। रेलवे के रोलिंग स्टाफ यानी रेल इंजन, डिब्बों और वैगन में होने वाली टूट फूट के चलते साल भर में 700 फॉल्ट होते हैं। इनसे ट्रेन की पटरी से उतरने का खतरा रहता है। इससे तमाम हादसे होते हैं। इनकी रोकथाम के लिए ऑटोमेटेड सेफ्टी सिस्टम के जरिए निगरानी की जाएगी। रेलवे बोर्ड के सदस्य हेमंत कुमार ने बताया कि ऑटोमेटेड अनबोर्ड सेफ्टी सिस्टम के लिए देश विदेश की 11 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। इनके लिए नवंबर तक निविदा आमंत्रित कर ली जाएगी। इसके साथ ही किसी कंपनी को इसका काम भी दिया जाएगा।
रेल डिब्बों के हर एक्सल के ऊपर सेंसर लगाए जाएंगे। ये सेंसर ऑटोमेटेड सेफ्टी उपकरण को बताएंगे कि रेल का पहिया ज्यादा गर्म तो नहीं है। हॉट एक्सल की वजह से तमाम हादसे होते हैं, इस पर रोक लगेगी। इसके साथ ही सेंसर से पटरियों पर होने वाले गैप को भी पहचाना जा सकेगा। तमाम खबरों के साथ जेके न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।